नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पशुओं के लिए कैसे लें रिश्के की फसल से अधिक हरा चारा। अब बिना मिट्टी के भी उगा सकेंगे सब्जियां। पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति के लिए किसान रिश्का की फसल लगाते हैं, लेकिन चारे वाली फसल होने के कारण किसान इस फसल में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे रिश्के की बढ़वार उचित नहीं हो पाती। तो आप रिश्के की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें ताकि आपको फसल से अधिक हरा चारा मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र फलोदी जोधपुर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन पुनिया। आज बात करेंगे अपन जो रिंजका की फसल है, जो बहुवर्षीय चारा की फसल है, उसके बारे में। रिंजका में एक जो मुख्य समस्या है वो जो खरपतवार की है। जो अमरबेल नाम का जो खरपतवार होता है वो इसमें ज्यादा फैलता है। लुसर्न या फिर रिश्का चारे वाली एक फलीदार फसल है। इसकी खेती मुख्य रूप से पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे के लिए की जाती है। इसे चारे वाली फसलों की रानी भी कहा जाता है। रिश्का की फसल में समय समय पर जरूरी कार्यों को करके अधिक मात्रा में हरे चारे की पैदावार ली जा सकती है। अमरबेल की रिश्के की फसल में गंभीर समस्या है। यदि समय रहते अमरबेल का नियंत्रण नहीं किया गया तो रिश्के की संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान भाई कैसे करें रिश्के की फसल में अमरबेल खरपतवार का नियंत्रण, इस बारे में जानते हैं। उसके लिए सबसे पहला उपाय ये है कि जब बीज आप चयन कर रहे हो तो अच्छा प्रमाणित बीज मतलब खेत में बुआई के लिए काम में लें, जिसमें जो अमरबेल के लिए जो बीज है वो मिले हुए नहीं हो, उसको साफ करके अच्छा प्रमाणित बीज काम में ले ताकि इसका प्रभाव या प्रकोप फसल में कम हो। इसके अलावा अगर फिर भी खड़ी फसल में अगर अमरबेल इसमें फैल रही है तो उसको रोकने के लिए आपको 0.1 या 0.2% जो पैराक्वाट खरपतवारनाशी आता है उसका प्रयोग करना पड़ता है और उसका घोल बना करके और स्प्रे करना पड़ता है, और इसका आराम से और आसानी से इसका नियंत्रित किया जा सकता है। सिंचाई प्रबंधन। रिश्के की फसल में सिंचाई प्रबंधन का अहम योगदान होता है, इसलिए रिश्के की फसल में हर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, ताकि रिश्के की फसल की अच्छी बढ़वार हो सके और भरपूर मात्रा में हरे चारे की प्राप्ति हो सके। सिंचाई का जहाँ तक इसका सवाल है, सिंचाई सर्दियों की ये फसल है जिसका इसका बुआई का समय लगभग मध्य नवंबर का है। 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है और उसके 55 से 60 दिन के बाद में इसकी कटाई होती है। उर्वरक जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी बहुवर्षीय फसल है और इसके लिए नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस की 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है उसकी आवश्यकता होती है। और उसके लिए आपको जो कटाई की पहली कटाई है वो 50 से 55 दिन के आसपास करनी पड़ती है। रिश्के की पहली कटाई 55 से 60 दिन पर करें। उसके बाद रिश्के की कटाइयाँ लगभग 1 माह के अंतराल से करते रहें और प्रत्येक कटाई के बाद यूरिया का बुरकाव करके सिंचाई करें। ऐसा करने से रिश्के की बढ़वार शीघ्र होती है और भरपूर मात्रा में हरे चारे की प्राप्ति हो सके। रिंजका की फसल की जो कटाइयों की बात करते हैं, पर क्योंकि ये चारा के लिए पशुओं के लिए जानवरों के लिए काम में लेते हैं, तो इसका चारा है दिसंबर से लेकर के जुलाई तक प्राप्त होता है। तो जो प्रथम जो कटाई होती है इसकी चारे के लिए प्रयोग करने के लिए, वो लगभग 55 से 60 दिन के आसपास पहली कटाई करनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी जो कटाइयाँ हैं वो 30 से लेकर के 35 दिन पर करनी चाहिए। और एक इस बात में इसका ध्यान रखना पड़ता है कटाई के समय कि जो मार्च के बाद की जो कटाइयाँ हैं वो 10% फूल आने के बाद में इसकी करें, ताकि इसका अच्छा चारा और वो मिल सकता है। इस प्रकार ये जो अपना रिंजका की जो फसल है इससे 7 से लेकर के 9 तक किसान आराम से कटाई ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में अब बिना मिट्टी के भी उगा सकेंगे किसान अपनी मनपसंद की सब्जियां। जी हाँ,
अब बिना मिट्टी के भी किसान उन्नत तकनीक यानी कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के जरिए सब्जियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आप बिना जमीन के घर में, बंगले में आसानी से इस तकनीक को किचन गार्डनिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां कीट रोग रहित होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से किस प्रकार से सब्जियां उगाई जाती हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शहरीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती की जमीन कम होती जा रही है। इससे भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन पर असर भी पड़ सकता है। हालांकि बदलते दौर में पैदा होने वाली नई चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध कार्यों में जुटे रहते हैं और इन्हीं प्रयासों से अब वैज्ञानिकों ने बिना मिट्टी के खेती करने की तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को सॉइललेस कल्टीवेशन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोपोनिक्स यानी जल कृषि नाम दिया है। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती, यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स, ये खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है, पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस तरह, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका, अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए, और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे।
तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता है पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये है कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है तो उसका आपका पीएच और ईसी, 2 चीज़ें ऐसी होती है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच और ईसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिसकी वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गाजर पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसान भाइयों ने गाजर की बुआई की थी, उनकी फसल खुदाई योग्य हो गई है। तो इसका अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए गाजर की खुदाई के समय और मंडी में ले जाते समय खास ध्यान देना होगा। तो गाजर की खुदाई करते समय और मंडी में ले जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा। किसान भाइयों राम राम। जैसा कि रबी का सीजन चल रहा है और आपको और हमें सभी को पता है कि इस समय हमारी गाजर की जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार है और मार्केट में हम गाजर की फसल को इस समय लेकर के जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी फसल, फल, सब्जी हम मार्केट में जब लेकर के जाते हैं, जब बाज़ार में लेके जाते हैं, तो वहाँ बाज़ार में हमें जो भाव मिलता है वो हमारी खुद की उसकी जो तैयारियां हैं, हमने किस तरीके से उसकी ग्रेडिंग करी है, किस तरीके से उसको उखाड़ा गया है, कैसी हमारी पैकिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है और साथ ही साथ बाज़ार भाव के ऊपर निर्भर करता है। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार, मुरब्बा, जूस और हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर का हलवा लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाने वाला व्यंजन बन चुका है। गाजर लाल रंग के अलावा पीले और हल्के काले रंग में भी पाई जाती है। गाजर के अंदर कई तरह की विटामिन पाई जाती हैं, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के शामिल हैं। लेकिन विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। गाजर का उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर रोग के नियंत्रण के काम आता है। गाजर के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी और पाचन संबंधित रोगों से भी छुटकारा मिलता है। किसान भाइयों, गाजर की फसल 3 से 4 महीनों में तैयार हो जाती है। गाजर की खुदाई उस समय करें जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए। गाजर की खुदाई करने से पहले खेत में पानी देकर नमी बना दे, जिससे गाजर को आसानी से जमीन से निकाला जा सके। गाजर की खुदाई समय पर करनी चाहिए और खुदाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि जड़ें कटे नहीं, इसके लिए सावधानी पूर्वक खुदाई करें।
तो जैसे कि अगर गाजर की हम बात करते हैं तो देखिए अभी इस समय किसान भाइयों हमारे पास में पहले तो इतने साधन नहीं हुआ करते थे कि हम गाजर को बहुत अच्छे से धुलाई करके उनके वो कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो जब ट्रैक्टर माउंटेड ट्रैक्टर के ऊपर लगी हुई जो जिसकी धुलाई की मशीन जो आ चुकी है, मार्केट में उपलब्ध भी है, और उससे बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से गाजर की धुलाई हो जाती है। गाजर खुदाई के बाद साफ पानी से धुलाई करें। इसके बाद 3 श्रेणियों में बांटकर ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग के समय कटे फटे टूटे विकृत गाजर को निकाल देना चाहिए। तीनों श्रेणियों में ग्रेडिंग करने के बाद उसे अलग अलग कैरेट बोरों में पैकिंग करके बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए। ऐसा करने से गाजर का अधिक मूल्य मिलेगा। धुलाई करने के बाद में सबसे पहली बात है कि उसकी जो नमी है उसको थोड़ा हमें सुखाना चाहिए, थोड़ा उसको सूख जाए। उसके बाद उस गाजर की अच्छे से ग्रेडिंग करनी चाहिए। और ग्रेडिंग करने के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है स्टैंडर्ड साइज़। गाजर का जो साइज़ है, एक जैसी साइज़ की गाजरें एक पैकेट के अंदर आप रखें। और उसके बाद में अगर छोटे साइज़ के हैं तो छोटे आकार की गाजर अलग पैकेट में लें, बड़ी हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं उनको अलग लें। तो इस तरीके से 3 तरीके के अगर आपके पैकेट बन जाते हैं तो आप मान कर के चलिए कि आपको तीनों की अलग अलग कीमत उसमें मिलेगी और उससे आपको 2 पैसे बच करके ही आपके पास में आएंगे। अगर वहीं हम सारी गाजर एक साथ इकट्ठी करके कट्टों में भरी और लेकर के पहुंच गए तो आपकी अच्छी गाजर का भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि खराब गाजर का या कमज़ोर गाजर का मिलने वाला है। गाजर की पैकिंग से पहले उनके ऊपर से जो पत्ते वगैरह काटे जाते हैं और जो उसकी कटाई वगैरह करके प्रॉपर तरीके से उसके जितने भी रेशे जो रहते हैं उनको अगर हटा करके और फिर हम पैकिंग करते हैं। पैकिंग भी अगर अट्रैक्टिव होती है, अगर आप बजाय किसी जूट की बोरी या प्लास्टिक के कट्टे में पैक करने के बजाय अगर पॉलीथीन में उसको पैक करके लेके जाते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंट वो है और वो दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर पॉलीथीन में हम पैक करके लेके जाते हैं तो वहाँ अपने आप ही ग्राहक भी और सब्जी मंडी में जिसको आप बेचने जा रहे हैं उसे भी क्या है कि बिना गाजर को खोले पता लग जाएगा कि गाजर की क्वालिटी क्या है। तो इस तरीके से 3 तरीके के अगर आपके पैकेट बन जाते हैं तो आप मान कर के चलिए कि आपको तीनों की अलग अलग कीमत उसमें मिलेगी और उससे आपको 2 पैसे बच करके ही आपके पास में आएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगौद, जिला जयपुर के किसान बजरंग लाल ने। आप पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के फायदों पर जानकारी चाहते हैं तो बजरंग लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हमने बहुत तरक्की की है। अगर हम पीछे जाएं 20-25 साल अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास जो पशुधन था वो हमारे पास खास तौर पे गायें जो थी वो 2-4 लीटर दूध देने वाली, 5 लीटर वाली, 10 लीटर वाली, इससे ऊपर गायें नहीं थी। कृत्रिम गर्भाधान जो कार्यक्रम विभाग ने चलाया इसके द्वारा आज हमारे पास ऐसे ऐसे पशु हैं जो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हैं। ये सब कृत्रिम गर्भाधान की ही देन है कि इतने अच्छी क्वालिटी के हम पशु पैदा कर सके और दूध की जो बढ़ती डिमांड है आबादी के हिसाब से वो हम कृत्रिम गर्भाधान के बगैर पूरी नहीं कर पाते। और देखिए 25 साल पहले जो किसान उतना ही खर्चा करके एक गाय से जहाँ 4 लीटर दूध, 5 लीटर, 10 लीटर दूध ले रहा था, या भैंसें जो उस समय हमने कृत्रिम गर्भाधान का जब कार्य नहीं चलाया था तो वो भैंसें भी कम दूध देने वाली थी, तो वहाँ भी हम ब्रीडिंग के जरिए मुर्रा भैंस को हमने पूरे विश्व में नंबर 1 स्थान दिलाया है। तो किसान को नेचुरली जहाँ 4 लीटर दूध बेच के उसका पशु का खर्चा ही नहीं निकलता था, आज वो 50 लीटर दूध बेचता है तो डेफिनेटली किसान को फायदा हुआ है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।